Hello students, myself डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है अनुमान प्रमाण। सबसे पहले अनुमान शब्द की निरुक्ति देखेंगे। अनुमान शब्द दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, अनु और मान। अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान। अब इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये एक आदमी है और ये क्या कर रहा है, आग ताप रहा है बैठ करके। और इसने क्या, ये आग को देख रहा है और आग से जो धुआं निकल रहा है ये उसको भी देख रहा है। और ये जब इसको प्रत्यक्ष देख रहा है तो जब ये डायरेक्ट इस आग को भी देख रहा है, आग से निकलते हुए इस धुएं को भी देख रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, प्रत्यक्ष का। ये प्रत्यक्ष ये चीज़ें देख रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हुई। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि ये आदमी तो वही है बट अब जो है ये सिर्फ धुआं देख रहा है। इसको क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि ये आदमी अब क्या देख पा रहा है, सिर्फ धुआं देख रहा है। तो यह आदमी, क्योंकि इसने पहले आग और धुएं को साथ में देखा है, तो यहाँ पे यह आदमी क्या सोचेगा कि यहाँ अगर धुआं मुझे दिख रहा है तो ज़रूर आग होगी, मतलब अग्नि होगी। और यही आपका अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण में यहाँ पे ये व्यक्ति क्या करेगा, अनुमान लगाएगा। किसका अनुमान लगाएगा, अग्नि का। अग्नि का अनुमान लगाएगा और अग्नि यहाँ पे कैसा विषय है, अप्रत्यक्ष विषय है। तो अग्नि कैसे विषय हो गई, अप्रत्यक्ष विषय है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रत्यक्ष कारण को देखकर, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वो प्रत्यक्ष देखता है। प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष, सेकंड सिचुएशन में क्या है, अग्नि यहाँ पे अप्रत्यक्ष विषय है, का ज्ञान करता है धुएं को देखकर। जिस प्रमाण के द्वारा ये होता है, जिस प्रमाण के आधार पर ये होता है, उसे अनुमान कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अनुपूर्वम हेतुम दृष्टा पश्चात मीयते इत अनुमानम। प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखते हैं, तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है उसी क्षण ज्ञान कराता है। व्यक्ता तद आत्वे बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण में। अनुमान ज्ञान प्रथम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात होता है। एग्जाम्पल यही दे रखा है कि धूम को देख कर अग्नि का अनुमान करना। यहाँ हम क्या है, ये धुआं देख रहा है। अगर ये धुआं है तो ये व्यक्ति क्या देख रहा है, धुआं। और ये किस चीज़ का अनुमान करता है कि अगर धुआं है तो अग्नि भी होगी। तो यहाँ सर्वप्रथम धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात धूम का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। अनुमान का लक्षण, लक्षण क्या है, अनुमान आचार्य चरक के अनुसार अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। तो युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। जो हम तर्क लगाते हैं, इसने, व्यक्ति ने क्या सोचा, जो वो सोचता है। बेसिकली तर्क क्या है, जो वो सोच रहा है। तो अगर इसने क्या देखा, धुआं देखा, तो ये तर्क लगाएगा कि अच्छा मैंने पहले ऐसा देखा था तो मुझे वहाँ पे धुआं और अग्नि साथ दिखी थी, तो अगर यहाँ धुआं है तो यहाँ अग्नि भी होगी। तो यह व्यक्ति क्या करता है, ये तर्क लगाता है। युक्ति अर्थात अविनाभाव, तो अविन आभाव शब्द संबंध, इसका मतलब क्या, जिससे पृथकत्व या अलगाव ना हो सके। अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वही अनुमान होता है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि पाचन शक्ति की क्षमता के आधार पे हम अग्नि का अनुमान लगाते हैं। कोटेशन देख लो, अग्निम जरण शक्तिया। हमारा ट्रिक क्या है, अग्नि, अग्नि का क्या काम होता है, जलाने का। तो अग्नि का क्या काम है, जलाने का। तो अग्नि क्या करेगी, जलाएगी। तो अग्नि हो गया जरण शक्ति।
बल की परीक्षा कैसे करते हैं? व्यायाम शक्ति से। तो बल की परीक्षा करना है व्यायाम शक्ति से। इसके अलावा शब्द आदि विषयों को इंद्रियां उचित रूप से ग्रहण करती हैं, इस बात से इंद्रिय शक्ति का अनुमान किया जाता है। फिर क्या बताया गया है? तर्क संग्रह में बताया गया है कि अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अनुमिति कारणम अनुमानम। अब देखो, क्योंकि हमें तो एग्जाम में आंसर भी टिक करना है, तो बहुत सिंपल है, हम कैसे टिक कर ले जाएंगे? अनुमिति, हमें टिक मार्क में क्वेश्चन पूछेगा, अनुमिति कारणम, 4 ऑप्शन दे देगा, अनुमान, प्रत्यक्ष, युक्ति, आप्तोपदेश। अब कुछ नहीं करना है, अनु से अनु को मिला लेना, आंसर सही कर लेना। अनुमिति कर्णम, अनुमिति कर्णम अनुमानम। अब आ जाओ तर्क भाषा के अनुसार क्या बताया गया है? जिससे अनुमिति की जाती है वह अनुमान है। एक ही बात है सब। आगे देखेंगे। हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, परामर्श और अनुमिति। अनुमान प्रमाण का संपूर्णता ज्ञान करने के लिए हेतु आदि शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। इन शब्दों को समझने के लिए हम 2 उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, एक सामान्य उदाहरण और एक व्याधि से संबंधित। ठीक है, तो ये क्या समझा रहे हैं समझते हैं। हेतु के बारे में बता रहे हैं। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ठीक है, अगर जैसे ये हमें पता है कि जहाँ अग्नि होगी, अगर ये एक अग्नि है तो इससे जो निकलने वाला धुआं होगा, तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ इन्होंने माना कि वहाँ वहाँ अग्नि है। पर्वत पर धुआं देखकर हम वहाँ अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। एग्जाम्पल हमने क्या पहले देखा था? तो ये जो मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट कंडीशन जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था, ये वही फर्स्ट कंडीशन हो गई कि व्यक्ति ने अपने रसोई घर में देखा कि अग्नि थी और अग्नि से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब वो क्या करता है? वही व्यक्ति कहाँ गया? पहाड़ों पे घूमने गया। अब वो वहाँ पे धुआं देख रहा है, तो क्योंकि उसने प्रत्यक्ष पहले देखा हुआ है, तो उस प्रत्यक्ष के आधार पर वो क्या अनुमान लगाता है कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष विषय का अनुमान लगाएगा। धुआं देख करके वो अप्रत्यक्ष विषय यहाँ पे क्या है? अग्नि, तो वो उसका अनुमान लगाएगा। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जिस जिस संधि सूल में स्नेहन से अनुपक्षय होता है वहाँ वहाँ आम बात का अनुमान किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जिस जिस संधि शूल में स्नेहन से अनुपक्षय, एक होता है उपक्षय, उपक्षय का मतलब होता है ट्रीटमेंट, अनुपक्षय का क्या मतलब हुआ कि ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं हुआ। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उपक्षय और यहाँ लिखा है अनुपक्षय। अनुपक्षय मतलब कि यहाँ पे ट्रीटमेंट, जो भी हमने ट्रीटमेंट किया उससे हमें पॉजिटिव इफेक्ट ना मिलके नेगेटिव मिला। और वैसे भी जब हम जिस संधि सूल में स्नेहन कर रहे हैं, आम बात में तो क्या है? आम प्रेजेंट है। अगर स्नेहन करेंगे तो आम और बढ़ेगा, आम और बढ़ेगा तो पेन जो होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि स्नेहन से अनुपक्षय होता है, वहाँ वहाँ आम बात का अनुमान किया जाता है। किसी रोगी के संधिशूल में यदि स्नेहन से अनुपक्षय होता देखते हैं तो हम वहाँ आम बात का अनुमान कर सकते हैं, जैसे हमने अन्य आम बात के रोगियों में देखा है कि उसमें भी स्नेहन से अनुपक्षय। तो मतलब इन्होंने ये बताया कि आप ओपीडी में बैठे हो, आपने एक केस में ये देखा कि अपने स्नेहन कराया, उससे पेशेंट का फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर जॉइंट पेन है और हमने स्नेहन कराया था फिर फ़ायदा नहीं हुआ, तो अनुपक्षय हो गया, तो ये पेशेंट आम बात। अब हमारे पास जितने भी ऐसे पेशेंट आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पेशेंट किसके हैं? आम बात के। अब आगे आ जाओ, क्या बताया गया है? हेतु। हेतु क्या होता है? तो जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं। हेतु को व्याप्य भी कहा जाता है। जिस साधन से साध्य को सिद्ध करना है उसे हेतु कहा जाता है। जैसे प्रथम उदाहरण में धूम क्या है? वो हेतु है। और सेकंड एग्जाम्पल में स्नेहन से अनुपक्षय क्या है? वो हेतु है। हेतु क्या है?
साधन। तो जिस साधन से साध्य, तो साध्य क्या, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो साध्य क्या होगा, अग्नि। ठीक है, और साधन क्या है हमारा, हेतु, मतलब साधन या हेतु क्या है हमारा, वो है धूम। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो हमने अग्नि उस एग्जाम्पल में जब हम प्रत्यक्ष अनुमान देख रहे थे, वहाँ पे अग्नि क्या थी, अप्रत्यक्ष। सेकंड एग्जाम्पल में अप्रत्यक्ष विषय ही क्या थी, अग्नि थी। तो यहाँ पे देखो, हमने धूम को देख करके अग्नि को सिद्ध करने की कोशिश करी थी। हमने बोला कि अगर वहाँ जहाँ, अगर हम पहले देख चुके हैं कि जहाँ अग्नि होता है वहीं धुआं होता है, मतलब धुआं और अग्नि साथ में होते हैं, तो अगर यहाँ धुआं है तो यहाँ अग्नि होगी। तो हम अग्नि होगी ऐसा कह के हम अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो हम किसके माध्यम से सिद्ध करने चाह रहे हैं, धुएं के माध्यम से। तो जब हम धुएं के माध्यम से सिद्ध करें तो धुआं हमारा क्या हो गया, हेतु। सेकंड एग्जाम्पल क्या था कि जब हम संधिशूल में स्नेहन कराते हैं और स्नेहन का अनुक्षय हो जाना, मतलब स्नेहन से फ़ायदा ना होना और पेन बढ़ जाना, तो हम क्या मानते हैं, हम क्या सिद्ध करते हैं कि यह पेशेंट आमवात का है। तो यहाँ पे हम सिद्ध किसे कर रहे हैं, आमवात को। तो आमवात वहाँ पे क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। और हेतु क्या है कि स्नेहन कर रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो हो गया स्नेहन से अनुपक्षय, ये हो जाएगा आपका हेतु। अब आगे देखो साध्य। तो साध्य क्या है, हेतु के माध्यम से जिसको साध्य किया जाए, हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। साध्य को व्यापक कहते हैं। तो देखो सिंपल है, हमें तो टिक मार्क है। तो देखो हेतु छोटा सा शब्द है, व्याप्य छोटा सा है, साध्य हेतु से बड़ा है तो व्यापक भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे सिंपल हमें छोटी छोटी ट्रिक्स अपने टिक मार्क सही कर लेने हैं सारे। साध्य क्या हो गया, व्यापक, हेतु और व्याप्य एक चीज़। अब आगे आ जाओ, व्याप्ति। तो व्याप्ति क्या होती है देखते हैं। हेतु और साध्य के सहचर नियम, हेतु और साध्य के जो सहचर नियम हैं हमेशा साथ रहने को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। अविनाभाव संबंध का अर्थ है जो वस्तु किसी जिसके बिना ना रह सके, मतलब ऐसी वस्तु जो किसी और के बिना ना रह सके, उन दोनों के संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। प्रथम उदाहरण में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि, इस प्रकार के सहचर को व्याप्ति कहते हैं। दूसरे में क्या बताया गया कि जिस जिस संधिशूल में स्नेहन से अनुपक्षय होता है उस संधिशूल के रोगी को आमवात समझे। इस प्रकार के सहचर को भी क्या बोला गया, व्याप्ति बोला गया। अब व्याप्ति दो प्रकार की बताई गई है, एक होता है अन्वय व्याप्ति, एक होता है व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय क्या होता है, अन्वय होता है कि जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा यानी दो वस्तुओं में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, यहाँ पर धूम और अग्नि में सहचर्य है, मतलब इन्होंने बताया कि अव्यभिचारित चरित मेल है। तो यहाँ पे हमने अन्वय व्याप्ति देखी। अन्वय व्याप्ति में क्या बताया गया कि जहाँ पे हेतु और साध्य में जो मेल के आधार पर प्रस्थापित किया गया है उसे अन्वय व्याप्ति कहा जाता है। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होती है, जो व्याप्ति दो वस्तुओं के अभाव, दो वस्तु क्या चीज़ है, एक हेतु होता है और एक साध्य होता है, के अभाव में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव होगा, देखकर जो व्याप्ति प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक। सिंपल सा है कि अन्वय व्याप्ति में क्या है कि दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होंगी, हमारा साध्य भी प्रेजेंट होगा और हेतु भी। हेतु और साध्य में मेल के आधार पे, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो ये है कि दोनों ही चीज़ें हमारी होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा यानी वस्तु क्या है हमारी हेतु और साध्य के में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। और व्यतिरेक में क्या होगा, तो व्यतिरेक में क्या है कि जो व्याप्ति दो वस्तु यानी इनके अभाव, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शब्द आता है वो है अभाव में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं।
अग्नि के अभाव में सदैव धूम का अभाव। अगर अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं है। ये क्या टाइप का एग्जाम्पल हो गया? व्यतिरेक टाइप का। अब आ जाओ आगे, पक्ष। पक्ष क्या है? तो संदिग्ध साध्यवान पक्षः। देखो याद कैसे रहेगा, छोटी छोटी कोटेशंस है, हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। तो संदिग्ध साध्यवान पक्षा, तो पक्ष जैसे कि वकील लोग होते हैं, वकील होते हैं, तो ये एक पक्ष का वकील होता है, एक पक्ष का हो गया, ये सेकंड पक्ष का वकील होता है। तो वकील क्या करते हैं? केस लड़ते हैं, तो अपने पक्ष का केस लड़ते हैं। तो जो क्रिमिनल होता है या जो भी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? संदिग्ध होता है कि उसने हाँ ये काम किया है, ये अपराध किया है। तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष। तो पक्ष में हमें याद आ जाएगा कि इसमें हमने ये देखा था कि पक्ष यानी वकील लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो वो किसका पक्ष? उसमें से एक वकील जो होता है, जो संदिग्ध होता है, उसका पक्ष रखता है। तो हमारा आंसर टिक हो जाएगा। साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं। यहाँ साध्य संदिग्ध होता है, अर्थात साध्य है या नहीं इसकी शंका होती है। यहाँ पे हमने क्या देखा? पक्ष में क्या, पक्ष का यहाँ पे मतलब बताया गया कि साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ साध्य क्या है? संदिग्ध है, अर्थात साध्य है या नहीं इसकी शंका होती है। प्रथम उदाहरण में पर्वत क्या है? पक्ष है। द्वितीय उदाहरण में वर्तमान रोगी जो है वो पक्ष है। जब हमने इसमें जो एग्जाम्पल देखा था कि वो जो व्यक्ति था वो धुआं कहाँ देख रहा था? कहीं पर्वत पे देख रहा था। तो जहाँ हमारा ये पूरा प्रोसेस हो रहा है उस स्थान को जहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं, साध्य को जहाँ हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, तो वो स्थान क्या था? ये एग्जाम्पल है। तो अगर वो व्यक्ति है, ये एक पर्वत है और ये रहा वो व्यक्ति, इस व्यक्ति ने क्या देखा था? इस अग्नि को, धुएं को देखा था। तो धुआं क्या था? हेतु था। ये साध्य था, जिसको अग्नि क्या थी? साध्य थी, जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे थे। और ये क्या हो गया? ये वो स्थान हो गया। स्थान क्या हो गया? पक्ष, जहाँ पे यह क्रिया होती है। ठीक है, तो पर्वत क्या हो गया? यहाँ पे पक्ष हो गया। द्वितीय उदाहरण में क्या बताया गया कि वर्तमान रोगी पक्ष है। वहाँ पे क्या है कि हमने ये देखा था, वहाँ पे बीमारी जो थी वो साध्य थी, जिसको हम सिद्ध कर रहे थे। इसके अलावा जो हमने ये देखा कि स्नेहन से अनुक्षय होना हेतु था। फिर जो नया रोगी आया, उसमें भी हमने ये माना, तो वो क्या हो गया? पक्ष। अब आगे देखेंगे, सापक्ष। सापक्ष क्या है? जिस पक्ष पर साध्य निश्चित सिद्ध होता है उसे सापक्ष कहते हैं। निश्चित साध्यवान सापक्षः। पक्ष अलग हो गया। सापक्ष में क्या है? तो सा से सा कोड कर लेना, आंसर बन जाएगा। सापक्ष में क्या है? निश्चित साध्यवान प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? निश्चित होगा, सा हो गया तो निश्चित साध्यवान जो सापक्ष, जिस पक्ष पर साध्य निश्चित सिद्ध होता है। जहाँ पे जो साध्य है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में साध्य क्या था? अग्नि था। तो जहाँ पे अग्नि जो है वो निश्चित सिद्ध होती है, तो अग्नि निश्चित कहाँ पे सिद्ध हुई थी? रसोई घर में। रसोई घर क्या है? सापक्ष है। रसोई घर में जहाँ धूम है वहाँ अग्नि निश्चित सिद्ध हुई थी। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में, द्वितीय उदाहरण में हमने पूर्व में देखे हुए जो आमवाद, जो पूर्व में देखे गए आमवाद के पेशेंट थे, वो क्या बन जाएंगे? सापक्ष। तो पक्ष कैसा है? वकील पक्ष। जो व्यक्ति के, दो व्यक्तियों के, अलग अलग लोगों के पक्ष जो होते हैं, पक्ष कौन लेता है? वकील लेता है। तो दो अलग अलग व्यक्तियों के जो पक्ष लेते हैं वो कौन लेता है? वकील लेता है। अब आगे देखेंगे विपक्ष। तो विपक्ष का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो साध्य है वो निश्चित ही उसका अभाव है। हमने सबसे पहले क्या देखा था? पक्ष। पक्ष में मैंने बताया था कि जो वकील होते हैं वो संदिग्ध का पक्ष रखते हैं। तो वहाँ पे ये था कि जो साध्य था वो संदिग्ध था, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सापक्ष क्या है? वहाँ पे साप मतलब यहाँ पे निश्चिंत ही साध्य प्रेजेंट है।
अब यहाँ पे क्या है, विपक्ष। जिस पक्ष पर साध्य का निश्चित अभाव है उसे विपक्ष कहते हैं। प्रथम उदाहरण में जलाशय, मतलब जलाशय, हमने पूरा सिनेरियो देखा, पूरा सीन देखा कि एक रसोई घर है जहाँ पे अग्नि जल रही है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, बट वहाँ पे कहीं पे भी जलाशय का वर्णन नहीं है, तो जलाशय तो निश्चित ही एब्सेंट है। सेकंड, उसमें एग्जाम्पल में स्वस्थ व्यक्ति, तो हमने वहाँ पे क्या सीन देखा था कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो ये बताता है कि उसके संधि में शूल है, आपने वहाँ पे स्नेहन कराया और स्नेहन करने के बाद हमें ये पता चला कि अरे पेन तो बढ़ गया है, तो हमें वहाँ पे ये समझना है कि ये आम बात का पेशेंट है। तो और जब उसके बाद हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं जहाँ पे स्नेहन करने से जो है दर्द बढ़ता है, तो हमें हर पेशेंट में समझना है कि ये आम बात का पेशेंट है। वहाँ पे कहीं पे भी उस पूरे सिनेरियो में हमने स्वस्थ व्यक्ति की बात नहीं करी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वस्थ व्यक्ति का क्या है, अभाव है, तो स्वस्थ व्यक्ति यहाँ पे क्या हो गया, विपक्ष होता है। अब आता है परामर्श। परामर्श क्या है, व्यापत्ति सहित पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्यापत्ति युक्त हेतु साध्य पक्ष पर है, इस ज्ञान का होना परामर्श है। परामर्श ही अनुमिति का कारण है। प्रथम उदाहरण में क्या है कि पर्वत अग्नि व्याप्य धूम से युक्त है, परामर्श है। सेकंड में कि आम बात व्याप्य स्नेहजन्य अनुक्षय से युक्त है, ये परामर्श है। व्यापत्ति हम पहले देख चुके हैं, पहले हमने पढ़ा था व्याप्य, फिर हमने पढ़ा था व्यापक, फिर हमने पढ़ा था व्यापत्ति। तो व्याप्ति क्या होता है, तो व्याप्ति ये था कि हमने यहाँ पे देखा था कि जहाँ पे हेतु और साध्य का जो संबंध है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हेतु और साध्य के सहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो अविनाभाव संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। व्याप्ति में क्या होता है कि अविनाभाव संबंध होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या समझा रहे हैं, परामर्श के केस में व्याप्ति सहित पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। फिर आता है अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान परामर्श से उत्पन्न होता है उसे अनुमिति कहते हैं। अब आता है दृष्टांत। दृष्टांत का क्या मतलब होता है, जिसे मूर्ख और विद्वान दोनों ही ठीक रूप में समझते हों उसे दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल, जो हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं, जिसको जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी आसानी से समझ जाए और जो विद्वान है वो भी आसानी से समझ जाए, उसे हमने क्या बोला, दृष्टांत। तो जिसे मूर्ख और विद्वान दोनों ही ठीक रूप से समझते हों उसे दृष्टांत कहते हैं। यहाँ ऐसा उदाहरण होता है जो मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ में आता है। पहले एग्जाम्पल रसोई घर, यहाँ इसे रसोई घर को क्या कहते हैं, महानस। हेतु आदि शब्दों को समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सेकंड उदाहरण, अम्ल पित्त के रोगी में द्रव युक्त पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस रोगी को द्रव पित्त शमनार्थ, मतलब पित्त को कम करने के लिए मिट्टी गैरिक की आवश्यकता है। जैसे गड्ढे में भरे हुए द्रव्य पानी को कम करने के लिए उसके शमनार्थ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके बताया कि अगर हमें गड्ढे में पानी भरा हुआ, अगर ये गड्ढा है उसमें पानी भरा है और इसको हमें इसका शमन करना है, तो हमने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी। तो अगर ये पूरा पानी था तो अब यहाँ पे इतने एरिया में क्या हो गया, मिट्टी हो गया। तो अब पानी का लेवल कितना बचा, इतना बचा। तो इन्होंने ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति को अम्ल पित्त के रोगी में द्रवयुक्त पित्त के बढ़ने, मतलब लिक्विड पित्त का एक गुण होता है द्रव, पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस रोगी को द्रव पित्त शमनार्थ हमें क्या देना है, मिट्टी यानी कि गैरिक देंगे, गैरिक ट्रीटमेंट के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे गड्ढे में भरे हुए द्रव यानी पानी को कम करने के लिए शमनार्थ हम मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें इस बीमारी में मिट्टी यानी गैरिक को देना है। अब आता है अनुमान के भेद। तो अनुमान के कितने भेद होते हैं, अनुमान के बेसिक दो भेद होते हैं, एक स्वार्थ अनुमान, एक परार्थ अनुमान। तो अनुमान के तर्क संग्रह अनुसार भेद बताए गए हैं, स्वार्थ अनुमान और पर अर्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ खुद के समझने के लिए करते हैं तो उसे बोलते हैं स्वार्थ अनुमान।
अर्थात अपनी अनुमिति का कारण स्व अर्थ अनुमान है। जो अनुमान स्वयं अपने ही अनुमिति ज्ञान के लिए कारण हो उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे कई बार किए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपने मन में व्याप्ति का निश्चय हो गया हो और फिर कभी पक्षधर्मता ज्ञान के आधार पर अपने मन में साध्य के अस्तित्व की अनुमिति का उदय हो। तो स्वार्थ अनुमान सिंपल सा इतना याद रखना है हमें कि जो हम स्वयं के लिए करते हैं, जो अनुमान स्वयं अपनी ही अनुमिति ज्ञान के लिए कारण हो उसे स्वार्थ अनुमान कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही रसोई घर आदि में धूम और अग्नि को बार बार एक साथ देखता है तो उनकी व्याप्ति मतलब उसको ये सेट हो जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी का ज्ञान कर लेता है। कालांतर में जब वह व्यक्ति किसी पर्वत पर अगर धूम को देखता है तो उसे धूम और अग्नि की व्याप्ति क्या होती है, हेतु और साध्य का मिलाप, तो यह का स्मरण होता है। तब वह यह अनुमान लगाता है कि जिस प्रकार रसोई घर में धूम और अग्नि साथ थे उसी प्रकार इस पर्वत पर धूम और अग्नि जो होंगे वो साथ होंगे। ऐसे अनुमान को स्वार्थ अनुमान आप तभी कर सकते हो जब आपने प्रत्यक्ष उस चीज़ को कई बार देखा है। जब आपने प्रत्यक्ष उस चीज़ को कई बार देखा है तो जब आप प्रत्यक्ष में जो उसका हेतु है जब आप उसको देखेंगे तभी आप साध्य को सिद्ध कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। परार्थ अनुमान इम्पॉर्टेंट है। परार्थ अनुमान देखो 5 नंबर में अलग से तो आ ही सकता है, बाकी पूरा अनुमान 10 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं और जो छोटी छोटी कोटेशन है यहाँ से टिक मार्क वाले क्वेश्चन आने के प्रॉपर चांसेस होंगे। अब देखेंगे परार्थ अनुमान। तो परार्थ अनुमान में क्या होता है, ये किसी और को समझाने के लिए किया जाता है। जब स्वयं धूम का अनुमान कर जब स्वयं धूम का अनुमान करके दूसरे व्यक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो उसे पर अर्थ अनुमान कहते हैं। जब हम दूसरे की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उसे पर अर्थ अनुमान। ठीक, अब पंच अवयव वाक्य क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो पंच अवयव वाक्य में 5 चीज़ें आएंगी, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या है कि साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य के बारे में बताना या निर्देश करना क्या होता है, प्रतिज्ञा। जो विषय हम सिद्ध कर, प्रतिज्ञा क्या है, अभी जैसे जो भी हमारा संकल्प है उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी प्रतिज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अच्छे रिजल्ट लाने हैं, अच्छा रिजल्ट अपना चाहिए तो हमारा क्या प्रतिज्ञा है कि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। जो विषय हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है औपचारिक घोषणा, प्रस्थापना या दृढ़ोक्ति। अब जैसे एग्जाम्पल है कि पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। इस उदाहरण में पर्वत वहिन्यमान यह हमारी क्या हो गई, प्रतिज्ञा हो गई। प्रतिज्ञा क्या हो गई कि जहाँ जहाँ धूम है, पर्वत पे जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, तो हमने क्या बोला कि पर्वत पे अग्नि है, तो ये है हमारी प्रतिज्ञा। अब हेतु क्या होता है, तो साध्य साधनम हेतु। अब जिस चीज़ से हम साध्य को सिद्ध करेंगे उसे ही हेतु कहते हैं। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन होता है उसे हेतु कहते हैं। जिस एक साध्य के आधार पर, जिस एक साक्ष्य के आधार पर साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। जैसे पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि, इस उदाहरण में चूंकि वहाँ धूम है यह हेतु है। हेतु क्या है, जिस माध्यम से हम साध्य को सिद्ध करते हैं। चूंकि इस संधिशूल में स्नेहन से अनुपचय है यह हेतु है। अब हेतु देखेंगे आगे कि हेतु के कितने भेद हैं। हेतु के 2 भेद होते हैं, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। तो यथार्थ का क्या मतलब है, यथार्थ हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है क्योंकि वो यथार्थ है, जबकि अयथार्थ हेतु जो होता है आभास मात्र होते हैं। इसमें ये हेतु ना होते हुए भी हेतु की तरह प्रतीत होते हैं। अयथार्थ हेतु
साध्य सिद्ध करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसमें हेतु दो तरीके के हो गए, एक यथार्थ हेतु हो जाएगा, एक अयथार्थ हेतु हो जाएगा। अब आगे देखेंगे उदाहरण, उदाहरण या दृष्टांत। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मूर्ख और विद्वान दोनों को समान रूप से समझ में आ जाए, ऐसे उदाहरण या लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को दृष्टांत कहते हैं। अब आ जाओ आगे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, यहाँ पर्वत पर अग्नि है, इस अनुमान का दृष्टांत है। जैसे अन्य आम बात के रोगियों में स्नेहन से अनुक्षय होता है, तो यह क्या है, दृष्टांत हो जाएगा। अब आता है उपनय। उपनय का क्या मतलब है? उपनय का मतलब होता है कि व्याप्त विशिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित है, प्रतिपादन करने वाले वचन को उपनय कहते हैं। साध्य को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना उपनय कहलाता है। उपनय का क्या मतलब होता है? जब हम साध्य को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन, इसके अलावा साध्य का समर्थन करते हैं। जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, वैसे ही पर्वत पर भी धूम के साथ अग्नि होती है। यह कथन क्या है? उपनय है। जैसे मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार रसोई घर में धूम होती है, वैसे उसी प्रकार पर्वत पर भी धूम के साथ अग्नि होती है। जैसे अन्य आम वात के रोगियों में स्नेहन से अनुपक्षय होता है, ठीक वैसे ही इस रोग में स्नेहन से अनुपक्षय होता है। निगम क्या है? हेतु का उपदेश कर प्राकृत प्रतिज्ञा का फिर से कहना निगम कहलाता है। मतलब हेतु का उपदेश कर दिया और फिर वापस से प्रतिज्ञा जिसको हमें सिद्ध करनी है, उसका फिर से कहना निगमन कहलाता है। अनुमान प्रक्रिया का उपसंहार क्या होता है? निगमन। उदाहरण, अतः पर्वत पर अग्नि है, यह निगमन। निगमन का मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ, यहाँ पर्वत पर अग्नि है, अतः पर्वत पर अग्नि है, अतः यह आम बात का रोगी है। तो इसको बोलते हैं निगमन का मतलब होता है कंक्लूजन। फिर आता है अनुमान के न्याय दर्शन अनुसार भेद। न्याय में अनुमान के क्या भेद बताए गए? पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। पूर्वत में क्या आएगा? कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाना पूर्वत होता है। जैसे कि घने बादल, अगर क्या है, बादल बहुत ज़्यादा घने हैं और बारिश होने की प्रबल संभावना है, तो अभी हम कारण को देख रहे हैं, तो अगर बारिश होगी तो वर्षा क्या होगा? कार्य, और कारण बादल क्या होगा? कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम कार्य को देखकर कारण को देख करके कार्य का अनुभव करना पूर्वत अनुमान कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे हम बादल को देख करके वर्षा का अनुमान लगा रहे हैं, तो बादल यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बादल क्या होगा? कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, तो कारण भी तो ये खुद ही होंगे कारण, और जो इसका काम होगा वो तो हो गया वर्षा। उदाहरण क्या है? घने बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान करना। पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान करना। इसके बाद एस्टिमेटिंग डेंटल केरीज बाय लुकिंग एट हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट। शेषवत में क्या है? तो याद कर लो, गर्भ शेष है। ठीक है, गर्भ क्या होता है? शेष है, तो गर्भ अभी शेष है, जिसमें आ जाएगा कारण में कार्य का अनुमान करना शेषवत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का अनुमान करना। अब आगे आएगा, देखेंगे एग्जाम्पल कि बाढ़ को देख करके भारी वस्तु का अनुमान करना, व्याधि को देख करके हेतुओं का अनुमान करना। अब आता है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। ये कारण और कार्य दोनों से भिन्न होता है।
सृष्टि को देखकर स्पष्टकर्ता का अनुमान। अब आता है आचार्य चरक के अनुसार वर्तमानकालीन, भूतकालीन, भविष्यकालीन। वर्तमान मतलब धूम में छिपी हुई अग्नि, वर्तमान। फिर भूतकालीन, गर्भ को देख करके मैथुन का एग्जाम्पल, तो ये गर्भ शेष है, ऐसा करके हमारी क्या ट्रिक है कि गर्भ शेष है। फिर आता है भविष्यकालीन, बीज को देख करके आने वाले फल का अनुमान, ये हो गया आपका भविष्यकालीन।